फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव, वो फैक्ट्स जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। तो हमने बताया एडमिशन को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है उन फैक्ट्स को प्रूव करने की। या कोई ऐसे हो जिसका कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले ले, उनको भी प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के क्या क्या है उनको हम पढ़ते हैं, जल्दी से देखिए। सेक्शन 51 बताइए। Section 51, sorry, on proof, part 3rd, chapter 3rd, facts which need not to be proved. Fact judicially noticeable need not to be proved. No fact of which the court will take judicial notice need be proved. व्हाट इज जुडिशियल नोटिस? जुडिशियल नोटिस होता क्या है? एनीवन? हर्ष? The facts that are not required to be proved, like जैसे कि कॉन्टिनेंट्स के नेम हो गए या फिर कुछ मैप्स हो गए, उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती सर। और कुछ? और कोई? हारिस? हारिस, अक्षा? सर जुडिशियल नोटिस टाइम होता है जो भी कोर्ट से रिसीव हुआ हो। जुडिशियल नोटिस होता है जो कोर्ट से रिसीव हुआ हो? नहीं नहीं, जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट्स कह रहे हैं। और देखिए, जुडिशियल नोटिस का मतलब हुआ जिन चीजों को कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगी कि ये दीज आर प्रूव्ड, इनका एविडेंस देने की जरूरत है। अब जो एक केस आया, अब देखिएगा जुडिशियल नोटिस आपको समझ आ जाएगा। ए इज एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग अ मर्डर ऑफ बी। ए जो है बी का मर्डर करने के लिए जो है विचाराधीन है। ए का विचारण चल रहा है बी का मर्डर करने के लिए। अब वो कहते हैं कि सर धारा 302 भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में इनके ऊपर केस बनता है इनका। तो कोर्ट ये नहीं कहेगी कौन सा आईपीसी, कौन सा लॉ, किस लॉ की बात कर रहे हैं, आप प्रूव करिए कि आईपीसी है। दैट इज जुडिशियल नोटिस। ये प्रिजम्पशन है कि जो भी लॉज पास हुए हैं, द लॉ ऑफ लैंड, वो जुडिशियल नोटिस है, उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आईपीसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इंडियन एविडेंस को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सिविल मामला है, आप जाके कहते हैं कि सर मेरी प्रॉपर्टी है, नक्शा दे दे कि सर मेरी ये प्रॉपर्टी है, उसके सामने जो है एक तीर्थ स्थल, एक मंदिर है, उसके पीछे जो है गुरुद्वारा है, उसके बराबर में जो एक मस्जिद है। अब कोर्ट ये नहीं कहेगा कि पहले प्रूव करो कि वहां मंदिर है, पहले प्रूव करो कि आप नहीं, ये जुडिशियली नोटिसेबल है कि दीज थिंग्स आर एग्जिस्ट देयर। सर जुडिशियल नोटिसेबल उसको कहेंगे जो फैक्ट ऑलरेडी प्रूव्ड है, जिनको कोर्ट मान चुका है, चाहे वो जजमेंट हो या कोई अथॉरिटेटिव चीजें हैं, जिसको कोर्ट ये चीज का रखता है कि हाँ ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, इनके बारे में वो चीज आ चुकी है, उनके इसको बारे में अगेन दोबारा प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये जुडिशियल नोटिसेबल है। बट फैक्ट को लेकर जो है, अगर फैक्ट को लेकर है कोई बात, तो उसमें जुडिशियल नोटिसेबल नहीं आएगा सर। जो जजमेंट से रिलेटेड है, जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, वही चीजें जो है जुडिशियल नोटिसेबल में आएगा सर। अब आप जो हम फैक्ट से रिलेटेड बता रहे हैं, अगर कोई चीज जो है, आपने एक एग्जांपल दिया कि सर वहां पर मंदिर लोकेटेड है, तो यू नीड नॉट टू प्रूव कि वहां मंदिर है। आपको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं, आपको अपना फैक्ट्स प्रूव करने की जरूरत, सर मेरी जमीन है कि नहीं है। आपने मंदिर लिखा तो मंदिर है, कोर्ट जानती है कि वहां पर राम टेम्पल है, वहां पर एक मस्जिद है, कोर्ट के संज्ञान में है, उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट, सेक्शन 52। जी सर इसमें फिर कस्टम और यूजेस का भी आ जाएगा? कस्टमर, हाँ जी, आइए जल्दी 52 बता रहे हैं। Section 52, facts of which court shall take judicial notice. The देखिए court shall सुनिए, ये फैक्ट्स है जिनका जुडिशियल नोटिस लेंगे। कोई रोड है, आपने कहा कि सर इतने फलाना मार्ग, अरबिंदो रॉय मार्ग, इतने नंबर। अब कोर्ट ये नहीं कहेगी कि ऑफेंस वहां हुआ है, आप रोड पहले प्रूव करो कि वो अरबिंदो रॉय रोड है। नहीं, ये प्रूव्ड है, ये जुडिशियल नोटिस है।
ये कोर्ट मानती है पहले से कि औरबिंदो रोड है। पढ़िए जरा। जी। First, the court shall take judicial notice of the following facts, namely: A. All laws in force in the territory of India, including laws having extraterritorial operation. देखिए अब ये ऐड किया गया है, पहले नहीं था। वो भी जो है वो लॉज भी जिनका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है। कोई लॉ बताइए जिसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है कोई लॉ? आईपीसी का ही भाई, वो बीएनएस का ही है, टेरिटोरियल है। एपीसी। नेक्स्ट देख लिए, रुक जाइए अब मैं जल्दी से बता दूं। इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट कन्वेंशन एक्सेट्रा, कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सील और कोर्ट ऑफ द ट्रिब्यूनल, सील और कोर्ट ऑफ द एडमिरल्टी एंड मैरीटाइम जुरिसडिक्शन वगैरह, एसेशन ऑफ ऑफिस, एग्जिस्टेंस टाइटल, नेशनल फ्लैग। अब आप यही प्रूव करने के नेशनल फ्लैग है, पहले प्रूव करो कि नेशनल फ्लैग है, फिर नेशनल फ्लैग के अवमानना की बात करना। नहीं, कोर्ट मान के चलेगा कि नेशनल फ्लैग है, ठीक है। द डिवीजन ऑफ द टाइम, आगे टेरिटरी ऑफ इंडिया, कमेंसमेंट, कंटिन्यूएंस, टर्मिनेशन ऑफ हॉस्टिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट, नेम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ऑफिस ऑफ द कोर्ट्स, द रूल एंड रोड्स, लैंड एंड सी। इसको अंडरलाइन कीजिएगा, बहुत बार प्री में पूछा गया है। क्योंकि देखिए जुडिशियल नोटिस आपको समझते होंगे क्या लैंड का क्या मतलब। अरे रोड, किस रोड पे ऑफेंस हो, वो मनी हुई है, वो पता है कि अरबिंदो रॉय रोड है, लाला लाजपत राय रोड है, पीजे अब्दुल कलाम रोड है, शहीद भगत सिंह रोड है, कौन वो प्रूव्ड है, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। प्लीज आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए पूजा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट 53। Section 53 facts. Section 53 facts admitted need not to be proved. No facts needs to be proved in any proceeding which the parties thereto or their agents agree to admit at the hearing, or which before the hearing they agree to admit by any writing under their hands, or which by any rule of pleadings in force at the time they are deemed to have been admitted by their pleadings. ठीक है, आज हमने एक एडमिशन की एक वीडियो डाली है, उसमें हमने ये पूरा बताया कि सेक्शन 53 में कैसे एडमिशन रेलिवेंट है। ये फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। तो यहीं पे कह रहा है कि देखिए नो फैक्ट्स नीड टू बी प्रूव्ड इन एनी प्रोसीडिंग विच द पार्टीज देयरटू और देयर एजेंट्स एग्रीज टू एडमिट एट द हियरिंग। या तो जुडिशियल एडमिशन हो रहा है, कोर्ट के समक्ष वो कह रहे हैं कि ये सर आई हैव टेकन अ लोन, मैंने लोन लिया था सर, आई हैव एडमिटेड ऑल द क्लेम्स either by the statement, by the written statement और by affidavit। या तो कोर्ट के समक्ष इस बात को प्रूफ, इस बात को मान ले रहे हैं, एडमिशन कर ले रहे हैं, या एग्रीज टू एडमिट एट द हियरिंग और बिफोर द हियरिंग एज दे एग्री टू एडमिट बाय राइटिंग, या रूल ऑफ प्लीडिंग से वो खुद एडमिट कर ले रहे हैं, ठीक है। बिफोर क्या कह रहे थे, बिफोर द हियरिंग, हियरिंग से पहले। सपोज एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन है, एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन में जो है सपोज करिए अ पर्सन इज एडमिटेड एनी फैक्ट बिफोर द थर्ड पर्सन। ए और बी के समक्ष सपोज करिए कि ए के ऊपर केस है कि ए ने वेदर ए हैज टेकन अ लोन ऑफ 10,000 रुपीज फ्रॉम बी, बी हैज फाइल्ड अ केस अगेंस्ट ए फॉर द रिकवरी ऑफ द लोन फ्रॉम ए से। अब जो है ए जो है एक्स को कहता है कि ये सर, एक्स को बताता है कि मैंने जो है बी से 10,000 रुपए लिए लेकिन अभी नहीं देंगे। रीजन ये है कि बी ने हमारे उस टाइम पर उतने पैसे लिए थे, वो उतने लेट दिए थे, इसलिए हम नहीं देंगे और हम ये डिनाई करेंगे कि हमारे पास कोई पैसा नहीं चाहिए। दिस इज अ एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन। फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। चलिए, क्लियर है बात? जी भाई। अब जरा हम अपनी फ्लैशबैक करते हैं। फ्लैशबैक में हमने एविडेंस पढ़ा था, अगर याद हो। द टर्म एविडेंस कौन से सेक्शन में है? 2E। 2E 2E
2E में जो है दो तरीके से एविडेंस दिया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ के समक्ष, या तो वो ओरली दे दे या डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में दे दे। अगर ओरल एविडेंस है तो ओरल एविडेंस कैसे दिया जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ अ विटनेस बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ as to the fact which have been perceived by himself or he has saw or seen or heard something about the fact or where he has hold any opinion upon such fact, then he may give evidence before the court of law। तो कोर्ट ऑफ लॉ में जो है वो जो है एविडेंस दे सकते हैं। तो आज जो हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ओरल एविडेंस, ये ओरल एविडेंस का जो टॉपिक है इसमें आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायरेक्ट एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस से आप क्या समझते हैं? वेदर hearsay एविडेंस इज एडमिसिबल और नॉट। क्या हियरसे एविडेंस रेलिवेंट है, एडमिसिबल है कि नहीं है? क्लियर है नो बात? भाई। तो हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं ओरल एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस। ओरल या डायरेक्ट एविडेंस होना चाहिए, या अगर डायरेक्ट एविडेंस है तो खुद परसीव होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा ओरल एविडेंस, द कंसेप्ट ऑफ ओरल एविडेंस have been a history that it has to be given by a person who has having any knowledge relating to the fact, whether in the sense of the he has seen the fact or he has heard something about the fact or he has perceived himself, या उसने खुद देखा है, खुद सुना या परसीव किया है, और he hold any opinion upon that fact, he has to be produced himself before the court of law, he must be of single handed knowledge। ऐसा नहीं है कि एक ए ने देखा कि बी जो है सी को चाकू से मार रहा था। एग्जाम्पल बदले, ए ने देखा, ए इज आई विटनेस दैट एक्स इज कमिटिंग अ मर्डर ऑफ बी, मर्डर ऑफ वाई। एक्स जो है वाई का मर्डर कमिट कर रहा है, ये बात जो है कौन देखता है? ए। उसने देखा कि क्या एक्स वाई को चाकू से मार रहा है। ये बात वो खुद तो जाके किसी को नहीं कहते, लेकिन वो जो है अपने एक दोस्त से कहते हैं। ए अपने एक दोस्त को कहता है, बी नाम के एक अपने दोस्त को, फ्रेंड को कहता है कि मैंने देखा है कि एक्स जो है वाई को चाकू से मार रहा था। हु इज आई विटनेस? ए। Whose statement is more reliable? ए। Who has to produce an evidence before the court of law? ए। अब सपोज करिए अगर यहीं पर बी जाए और बी जाके एविडेंस देने लगे, तो इज देयर एनी रिलायबिलिटी ऑफ बी? इज देयर एनी लाइबिलिटी ऑफ बी? बी के पास तो एक ऑप्शन रहेगा, सर आई हैव नॉट हर्ड, आई हैव ओनली हर्ड, आई हैव नॉट सीन, मैंने तो देखा ही नहीं एक्स वाई को चाकुओं से मार रहा था। सर मैंने अपने दोस्त ए से सुना था कि एक्स वाई को चाकुओं से मार रहा था। तो यहाँ पर जो है जो स्टेटमेंट होगा रेलिवेंट नहीं होगा। कोर्ट प्रिज्यूम करके चलती कि देयर कैन बी द मैनिपुलेशन इन द स्टेटमेंट, बिकॉज द नॉलेज which has been serving to the court is not a single handed knowledge, is not a single handed facts, but have been taken from someone। अब क्या पता वही झूठ बोल रहा हो, ए ने भी नहीं देखा कि एक्स ने वाई को मारा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जी भाई। Therefore here's evidence is not relevant, oral evidence must be डायरेक्ट होना चाहिए, परसीव्ड होना चाहिए, सिंगल हैंडेड होना चाहिए। पढ़िए जरा, थोड़ा अच्छा लगेगा। सेक्शन 55 डायरेक्ट। Section 55. Oral evidence to be direct. Oral evidence shall, in all cases, whatever be direct, if it refers to first
A fact which could be seen, it must be the evidence of a witness who says he saw it. Second, समझ a गए fact आप? हमारे एग्जाम्पल में बताइए, सीन ए हो किसने? जाएगा, ए ने देखा था एक, आइए सेकंड, a fact which could be heard, it must be the evidence of a witness who says he heard it. अब ये नहीं है कि अब जहाँ के वहाँ बी कह रहा है कि सर हाँ मैंने तो ए से सुना है सर, ये बता रहे थे कि एक्स जो है वाई को चाकू से मारा था, नहीं, ये रेलिवेंट नहीं है, ये हियर्स एविडेंस है। हो सकता है कि मैनिपुलेशन हो, एक्स को फंसाना चाहता हो, कोई दुश्मनी हो ए की एक्स से, एक्स को वो फंसाना चाहता है, इसलिए उसने बी से जो है मैनिपुलेट किया स्टेटमेंट। जबकि सपोज करो अगर यहीं पर जो है उसने एम को देखा था, एम जो है चाकू से वाई को मार रहा था, नाम उसने किसका लिया? एक्स का। एक्स का। तो हो सकता है, नहीं हो सकता? यस नो? हो सकता है, जल्दी जल्दी नेक्स्ट। नेक्स्ट हारिस। जी भाई जी। A fact which could be perceived by any other sense or in any other manner, it must be the evidence of a witness who says he perceived it by that sense or in that manner. परसीव्ड बाय द सेंस, उसके द्वारा परसीव क्या होना चाहिए? किसी और मैनर से, कैसे भी, इन दो के अलावा कैसे भी उनसे खुद परसीव क्या हो। ऐसा नहीं है कि वो जो है थर्ड पर्सन की, थर्ड पार्टी की नॉलेज से आया हो। थर्ड पार्टी में देखिए, हमने जब रेस जेस्टे पढ़ रहे थे तो रेस जेस्टे में भी जो है, अगर इंग्लिश लॉ है, रेस जेस्टे में इंग्लिश लॉ इसीलिए स्ट्रिक्ट है, एकदम होना चाहिए। स्टेटमेंट मस्ट बी स्पॉन्टेनियसली कंटेम्परेरी टू द इंसिडेंट। यहां पर भी वो कह रहा है कि स्टेटमेंट मस्ट बी डायरेक्ट, इट मस्ट नॉट हैव बीन गिवन बाय द पार्टी हु हैव और परसीव्ड बाय सेंस, वो नहीं होगा। यस नो? जी भाई। फोर्थ पॉइंट। Fourth, an opinion or to the grounds on which that opinion is held. It must be the evidence of the person who holds that opinion on those grounds. एक्सपर्ट की ओपिनियन, एक्सपर्ट की ओपिनियन खुद होनी चाहिए, वो खुद बताएं क्या ओपिनियन है आपके, आप क्या चाहते हैं, आपने क्या देखा, आपसे ओपिनियन ली गई, आप बताइए। अब सपोज करिए वही हमने एक आर वर्सेस सिल्वर एंड लॉक वाला दिया था, एडवोकेट वाला, याद आया? हैंड जी राइटिंग भाई। एक्सपर्ट। जी। अब जो है वो सिल्वर एंड लॉक में जो एडवोकेट है उनकी भी खुद की नॉलेज नहीं है, वो भी कहते हैं कि शायद ये ऐसी राइटिंग तो एक्स की है। नहीं, सिंगल हैंडेड होना चाहिए, आपकी जो ओपिनियन है वो खुद की होनी चाहिए, और जिसके बेस से वो खुद की हो। ऐसा नहीं है कि आप जो थर्ड पर्सन से ले रहे हैं, नहीं, डायरेक्ट होनी चाहिए। तो समझ आया? देखिए समझ आएगा तो तभी आगे बढ़िएगा। जी भाई, क्लियर है भाई। प्री मेंस इंटरव्यू सब में पूछा गया सवाल है ये, हम लिख चुके इसे, पढ़िए। अब आ जाइए एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब, अब व्हेन ओरल एविडेंस may not be direct, when it is permitted that it can be given by third person। एक्सेप्शन का क्या होगा बताइए आप? यही होगा कि कुछ और होगा? यही होगा भाई जो आप बोल रहे हैं। एक बार बताइए, अगर कोई थर्ड पर्सन है, अगर वो स्टेटमेंट दे रहा है, सपोज यहीं पर अगर हमारे इलिस्ट्रेशन में आप आ जाइए, हमारे इलिस्ट्रेशन में ए ने देखा कि एक्स वाई को मार रहा है, एक्स ए ने जो है बी को बताया, अब बी के भी स्टेटमेंट रेलिवेंट हो सकता है, वो कब होगा? अब आइए जरा प्रोविजो पढ़ते हैं, प्रोविजो बताइए। जी, provided that opinions of experts expressed in any treatise commonly offered for sale and the grounds on which such opinions are held may be proved by the production of such treatises if the author is dead or cannot be found or has become incapable of giving evidence or cannot be called as witness without an amount of delay or expense which the court regards as unreasonable. देखिए समझिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि किसी एक्सपर्ट ने किसी चीज से रिलेटेड किसी एग्रीमेंट पर, किसी ट्रीटीज पर अपनी एक ओपिनियन रखी,
हमने ऊपर पढ़ा कि वो ओपिनियन सिंगल हैंडेड होनी चाहिए, वो ओपिनियन रेलिवेंट है। और वो ओपिनियन कॉमनली ऑफर्ड फॉर द सेल, वो सेल के लिए। सपोज वो ओपिनियन है जो किसी कोई बुक है, उस बुक में एक ओपिनियन उन्होंने लिखी, वो तो कहा कि अगर ऐसा ऑथर ना मिल सके, सपोज एक ऑथर है जिन्होंने बुक लिखी है, एक एक्सपर्ट है जिन्होंने एक ओपिनियन दी किसी ट्रीटीज से रिलेटेड, अगर नहीं मिलते, जिस ट्रीटी में उनकी ओपिनियन थी वो भी रेलिवेंट है। तब जब वो मिलना, उनकी मृत्यु हो गई हो, वो मिल ना सके, या विदाउट अमाउंट ऑफ डिले उनको नहीं लाया जा सकता, देन द ओपिनियन ऑफ सच पर्सन इज रेलिवेंट। ये एक्सेप्शन है, हियर से है ये, वो खुद की नहीं, उनकी किताब से भी हम डिराइव कर सकते हैं। क्लियर है बात? जी भाई। ठीक है, अब जल्दी से लिखिए, जल्दी से। एक्सेप्शन में और क्या क्या एक्सेप्शन है इसके, जल्दी से बताइए। व्हाट आर अदर एक्सेप्शन ऑफ हियर से एविडेंस? रेज जेस्टे याद आया? जी भाई, रेस्ट जस्ट डाइंग डिक्लेरेशन। रेज जेस्टे में जल्दी से कैसे रेज जेस्टे, हाउ रेज जेस्टे इज रेलिवेंट? आर वर्सेस फोस्टर, थर्ड जी पर्सन भाई। का स्टेट, थर्ड पर्सन जिसने देखा, जिसने एक्सीडेंट नहीं देखा, ही ओनली सॉ द रनिंग व्हीकल, रनिंग व्हीकल उसने देखा, उसने एक्सीडेंट नहीं देखा, तो उसके द्वारा ये स्टेटमेंट कि सर ए इज इंजर्ड एंड ही हैज ओनली सीन अ रनिंग व्हीकल, वो हेयर से एविडेंस में रेलिवेंट होगा, क्योंकि उसने खुद बताया कि जो ये रनिंग व्हीकल जा रहा है, इसने मुझे जो है चोट पहुंचाई है और ये मुझे जो टक्कर मार के भागा है। ठीक है, आर वर्सेस फोस्टर लिख लीजिए एक लाइन में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ BSA, statement of a person, according to section 4 of BSA, statement of a person may be proved, statement of a person may be proved through another person, who appears to be a witness, full stop. If the statement is part of the, if statement is the part of same transaction, क्लियर है बात? ठीक है, चलिए। एडमिशन और कन्फेशन, एडमिशन और कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन और कन्फेशन क्या था? अभी हमने एडमिशन बताया कि एक पर्सन जो है थर्ड पार्टी को कहता है कि हाँ मैंने जो है लोन लिया था, लेकिन मैं जो हूँ लोन नहीं दूंगा अभी, क्योंकि उन्होंने भी हमको परेशान किया था। दैट इज एडमिशन, ये एडमिशन है, उनके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट इज रेलिवेंट एज हियर से। एडमिशन एंड कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन एंड कन्फेशन। लास्ट, सॉरी, नेक्स्ट, डाइंग डिक्लेरेशन याद आया? एज टू द सर्कमस्टांसेस रिजल्टेड इन हिज डेथ। जी भाई। पकड़ा स्वामी के केस में किसको स्टेटमेंट करके गया था? अपनी वाइफ को। तो वाइफ का, तो जो स्टेटमेंट है, जो पर्सन है विक्टिम, उसका होना चाहिए स्टेटमेंट रेलिवेंट, लेकिन वाइफ के द्वारा कहा गया कि सर वो गए थे पैसा लेने के लिए, वो हमको बता के गए, तो यहाँ मोटिव छिपा हुआ था, तो यहाँ पर जो वाइफ का स्टेटमेंट होगा वो रेलिवेंट होगा। क्लियर है बात? और स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 27 में भी रेलिवेंट होगा, जहां पर वो एक प्रोसीडिंग में, अगर सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में किसी पर्सन का स्टेटमेंट चाहिए,
जो कि प्रीवियस प्रोसीडिंग में दे चुके हैं, उनको वो कैन नॉट बी फाउंड, डेथ हो गई है, तो उनका प्रीवियस स्टेटमेंट और प्रीवियस प्रोसीडिंग में दिया गया स्टेटमेंट सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में या उसी प्रोसीडिंग में लेटर स्टेज पे रेलिवेंट है। क्लियर है? यस नो? जी भाई क्लियर है भाई। और लास्ट हमारा यही सेक्शन 55 का प्रोविजन। तो एक्सेप्शन समझ आया आपको? डायरेक्ट होना चाहिए, अगर डायरेक्ट नहीं है तो दीज आर दी एक्सेप्शन। तो दीज आर दी एक्सेप्शन ऑफ दी हियरसे एविडेंस। चलिए, तो आई होप कि आप सबको समझ आया होगा, आप सबको पूरे का आज का जितना भी हमारा व्यू था, चाहे वो कैरेक्टर से रिलेटेड हो, चाहे वो ओरल एविडेंस से रिलेटेड हो, ये आपको समझ आया होगा। हम कल फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के लिए, लेकिन उससे पहले फिर आपसे कहना चाहते हैं कि हमारे चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, फायदा आपको होगा। क्या है? ANJ लॉ क्लासेस, सब लेक्चर आपको मिलेंगे। जो लेक्चर आपके एविडेंस के छूट गए हैं वो इन द सेंस ऑफ PPT वहां आपको मिल जाएंगे। ANJ लॉ क्लासेस यूट्यूब पे है, आप देखिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है? जितने भी हैं सब मिलेंगे। याद रखिएगा, जितना हम आपको बता रहे हैं इसके बाहर नहीं आने वाला। ठीक है? अरे जिलानी साहब, चलिए तो हम फिर कल मिलेंगे। ठीक है? अब आपके ऊपर है कि आप जो है इसको कैसे फायदा उठाते हैं। बहुत क्लासेस हमारी हो चुकी होती, हमने नहीं कभी अपलोड की कि यार ऐसा ना हो पैसे की लत लग जाए, लेकिन पैसा नहीं, क्योंकि बहुत ऐसे हमने प्लेटफॉर्म से देखे हैं कि वो सच में गलत गलत चीज़ें पढ़ा रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि इसमें पढ़ाना क्या है, और बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो हम ये चाहते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं वो आप तक ओरिजिनलिटी में पहुंच जाए। ठीक है? चलिए फिर कल मिलते हैं, धन्यवाद। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप जी 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 बताइए बताइए। सर ये जो सेक्शन 28, 29, 30, 31 हमने देखा था बीएसए, वो भी एक्सेप्शन में आ सकते हैं ईआरसीके में? एंट्रीज ऑफ बुक एंड अकाउंट, ये पब्लिक रिकॉर्ड, ये इलेक्ट्रॉनिक। मान लो कोई, अब एंट्रीज और बुक्स एंड अकाउंट्स तो वो खुद के ओरिजिनल है ना यार, वो कहाँ पर वो है? बुक्स ऑफ अकाउंट तो ओरिजिनल है, वो किसी को हेयर से थोड़ी है, और ओपिनियन नहीं है वो, ओपिनियन नहीं है, ओरिजिनल खुद लिखी गई है। वो तो प्रूफ दे रहा है, वो अपना कह रहा है कि हमने आपके 10,000 रुपए चुका दिए हैं, वो नहीं मान रहे, कहने सर देख लीजिए हम 1 साल से इसको कैरी करते हैं, हमने लिखा हुआ है कि हम इनके पैसे चुका चुके। तो वो एक जो कोरोबरेटिव एविडेंस है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम कल मिलेंगे। ठीक है? सर एक सेक्शन 112 से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे? सेक्शन 112 इंडियन एविडेंस एक्ट, जी बीएसए में ये सेक्शन 116 है सर। हम्म इसका एक लैंडमार्क जजमेंट आया सर, मैंने शायद ग्रुप पे भी भेजा था ये। हम्म उसमें ये जो जजमेंट आया जनवरी में आया अभी इसी साल, तो उसमें ये भी बोला गया है कि जो सेक्शन 116 है बीएसए का, वो कहता है कि नॉन रिबटल प्रेजम्पशन है, वो कंक्लूसिव प्रूफ की बात करता है वो हम्म चाइल्ड को लेके, कि अगर कोई चाइल्ड बॉर्न हो जाता है मैरिज के बीच में, हम्म तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते कि आपका नहीं है। हम्म तो बट उसमें एक लाइन और भी है आगे कि had no access to each other unless the part it can be shown that the parties to the marriage had no access to each other। हम्म तो क्वेश्चन उसमें ये है कि जो लेडीज की वाइफ, उसने खुद हम्म से बोला कि ये चाइल्ड मेरे हस्बैंड का नहीं है, मेरा जिससे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसके साथ है, पर हम्म कोर्ट ने वो नहीं माना, जबकि बायोलॉजिकल प्रूफ वो देने को तैयार है। बट हम्म कोर्ट में लीगल ये लिखा कि सेक्शन 116 प्रिवेल करता है, मतलब 112 आईए का प्रिवेल करता है, क्योंकि जो चाइल्ड है आपके मैरिज के दौरान बॉर्न हुआ है। देखिए, लता एक्चुअली लता
सुनिए लता नंदलाल बादविक वर्सेस बादविक, बाडवाइक, इसको कुछ यू प्रोनाउंस करते हैं बादवाइक। ये सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच का जजमेंट है या कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, एक बार आप देख लीजिएगा। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो है डीएनए को प्रिवेल किया था ओवर नॉन एक्सेस। समझ रहे हैं आप? यहाँ कहा था कि डीएनए कंक्लूसिव होगा, ना कि नॉन एक्सेस। अब पता नहीं किस जुरिस्प्रूडेंस में उन्होंने जजमेंट दिया है, ठीक है। नॉन एक्सेस यहाँ लिखा हुआ नॉन एक्सेस, और याद रखना ये इरेबुटेबल प्रिजम्पशन नहीं है, कंक्लूसिव प्रूफ है ये, लेकिन ये ऐसा कंक्लूसिव प्रूफ है जो इरेबुटेबल नहीं है, रेबुटेबल है। कर दिया रिबट। इन्होंने लिखा है कि नॉन एक्सेस प्रूव होना चाहिए कि नॉन एक्सेस है, किसी का एक्सेस ही नहीं है, तो माना जाएगा कि अगर 280 डेज के अंदर जो है आफ्टर द मैरिज आफ्टर द डिवोर्स, अगर 280 डेज के बीच जो है कोई बच्चा हुआ तो माना जाएगा कि बच्चा जो है लीगली वेडेड स्पाउसेस का है। लेकिन नॉन एक्सेस प्रूफ होना चाहिए, किसी का एक्सेस नहीं है। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा नहीं, नॉन एक्सेस तो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, कुछ है ही नहीं। अब नॉन एक्सेस आज के टाइम में उन्होंने बाहर गए, पता ही है क्या किससे एक्सेस हुआ है, तो कहा कि यहाँ आप लाइए डीएनए किसका है, तो डीएनए टेस्ट को प्रिवेल किया था। समझ गए? सर उसमें एक्चुअली डीएनए को ही टेस्ट लेने से मना कर दिया। जब बोला कि डीएनए टेस्ट के लिए, तो बोला कि डीएनए प्राइवेसी का ब्रीच करता है, हम ऐसे ऐसे रेगुलरली अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो हर केस में प्राइवेसी ब्रीच होगी। देखिए आपको इस डीएनए तरीके, टेस्ट करवाने के लिए नो एक्सेस का देना पड़ेगा कि आपके पास एक्सेस नहीं था। सुनिए आपको एक बात बता दें, कभी कभी इस तरीके के जजमेंट आते हैं, हो जाएगा, ओवर रूल हो जाएगा बहुत ही जल्दी जो है सीजीआई इसका जो है खुद इससे देखेंगे और इसको किसी और बैंक से रेफर करेंगे और इसको जो है ओवर रूल करा देंगे। क्योंकि याद रखिएगा डीएनए टेस्ट अब जो है हमारे यहाँ जो है लैंडमार्क है, लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड के ऊपर अब जो है डीएनए टेस्ट प्रिवेल होगा, ना कि नॉन एक्सेस। अगर उसके बायोलॉजिकल फादर कोई और है तो वही माने जाएंगे, ना कि लीगली वेडेड हस्बैंड। नॉन एक्सेस नहीं है। भाई इस वाले केस में ये जो हर्ष भाई ने बताया, इसमें शायद वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड को लेकर उन्होंने कहा था कि हम वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड को ध्यान में रख रहे हैं, इस वजह से उसको बायोलॉजिकल फादर की जगह लेजिटिमेट चाइल्ड हम उसको मान रहे हैं। बायोलॉजिकल फादर आपका वही है जिसके साथ एक्सेस था, लेकिन इसको जो लेजिटिमेसी दी गई है वो उसको दी गई जो ड्यूरिंग द स्पाउस, जो दोनों हस्बैंड वाइफ थे उनको। वही, यही इस तरीके के स्टेटमेंट्स आते हैं, इस तरीके की कुछ ना कुछ रहा होगा, ठीक है। लेकिन अभी भी अपना जो प्रिंसिपल है, हम अभी भी अगर आपको पढ़ाएंगे, जब पढ़ाएंगे तो हम जो है लता नंदलाल बाडवाइक वर्सेस बाडवाइक के केस को ही देखेंगे। क्लियर है? जी भाई। चलिए, थैंक यू, कल मिलते हैं।